फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनको हम किसी और चीज़ से ड्राइव नहीं कर सकते, किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते, वे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम ड्राइव किसी और क्वांटिटी से नहीं कर सकते, तो उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ एटसेट्रा। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कि अभी तक खोजी गई हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मोल, हमारे पास मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होती है, करंट, लेंथ। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज के साथ ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे कि मास को हम किससे डिनोट करते हैं? मास को हम एम से डिनोट करते हैं। जब भी हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते हैं मास की, तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम किसी भी डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि हम लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो हम जब उसके साथ एल लिखते हैं। ये चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। जैसे कि टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर को हम के से डिनोट करते हैं, के मीन्स केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से डिनोट करते हैं, लेंथ, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। तो इन सब की ऐसा यूनिट होती है। सबसे पहले तो मास की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास केजी। मास को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा यूनिट की फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टाइम की होती है हमारे पास सेकंड, टेम्परेचर की होती है हमारे पास केल्विन, और सेल्सियस भी हो जाती है, पर हम ज़्यादातर जो देते हैं क्वांटिटी को सेल्सियस और केल्विन को देते हैं, फ़ारेनहाइट को इतना नहीं देते। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को होती है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, आई होता है एम्पियर, और लेंथ को हम डिनोट करते हैं मीटर से। ये होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में, जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब इसी में ही छुपा हुआ है, ड्राइव क्वांटिटीज़, जिन क्वांटिटी को हम ड्राइव कर सकते हैं, विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी और अदर क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास हो गया डेंसिटी, जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने ड्राइव किया है। फंडामेंटल क्वांटिटी है मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि लेंथ की क्यूब, एल क्यूब। तो लेंथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए डेंसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो उसके बाद अब हम अपने चैप्टर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस। डिस्कवरी ऑफ चार्ज किसने की थी? आप जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ चार्ज हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। डिस्कवरी ऑफ चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये आता है हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। So electricity is the branch of physics which deals with the study of charge at rest is known as electrostatic। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज द फ्लो ऑफ द करंट इन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि फ्लो ऑफ करंट, एक सर्किट बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो मान लेते हैं हम ये सर्किट बना लेते हैं। ये मैंने एक बल्ब लगा दिया, इधर नीचे सेल लगा दी। तो ये एक हमारे पास सर्किट हो गया है। तो सबसे पहले इसने कहा है द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। फ्लो ऑफ करंट, तो सबसे पहले करंट हमको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो द फ्लो ऑफ करंट इन आ सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और द फ्लो ऑफ करंट इन आ सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से और टाइम को हम करते हैं टी से। ये हम फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ के आ चुके हैं पीछे। तो अब हम इसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, आप भी बता दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट, करंट की ऐसा यूनिट हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, या एम्पियर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, ए। और टाइम की हम पढ़ के आ चुके हैं सेकंड, तो इसकी होती है एम्पियर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है 11th क्लास में। डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। हमारे पास है Q इज इक्वल टू आई टी। तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास एम्पियर ही है, हम उसको एम्पियर से डिनोट करते हैं।
एम्पियर यानी कि इसको हम ए से डिनोट करेंगे, और टी यानी कि टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ए इंटू टी, ए टी। और हम डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में ही बंद करके रखते हैं। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ठीक है, अब अपन जैसे कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर है, तो इसमें हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर भी होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वे कंडक्टर होते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है सिल्वर और कॉपर, और ह्यूमन बॉडी और अर्थ भी एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए उनको भी कंडक्टर मान लिया जाता है। तो जो कंडक्टर की रेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, वो होती है 10⁴ से लेकर 10⁷। तो ये एक रेंज होती है कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। इंसुलेटर, उसके बाद इंसुलेटर पे आते हैं। इंसुलेटर भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वे सब टांस इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर की रेंज होती है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स। तो इसका एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक की बॉडी हो जाती है, कोई भी प्लास्टिक स्टूल हो जाता है, प्लास्टिक की चेयर हो जाती है, वो एक इंसुलेटर का एग्जांपल हो। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर वे सब ट्रांस होते हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, पर वे कंडक्टर नहीं होते, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि वो आधी तरह से कंडक्टर कहलाए जाते हैं। पर कुछ टेम्परेचर देने के बाद वे, कुछ टेम्परेचर यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर देने के बाद वे कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर की रेंज होती है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4। तो पहले तो इंसुलेटर थे, इनकी रेंज 10⁻⁻6 आई है। उसके बाद ये इनको टेम्परेचर देने के बाद ये 10⁻4 ओम 10⁻4 मीटर ओम इनवर्स ये कंडक्शन शो कर देते हैं, इनकी रेंज होती है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है ए जी, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर, इसका टाइमिंग नंबर होता है हमारे पास 69, इसका टाइमिंग नंबर हमारे पास होता है 69। उसके बाद ह्यूमन बॉडी, अर्थ और कॉपर CU। तो टाइप्स ऑफ वायर हमारे पास 3 टाइप के वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर वो वायर होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है, ये रेड कलर का होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो करता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक वायर होता है जिसमें से नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अर्थ वायर होता है जो कि अनयूजुअल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फ्लो कर देता है अपने अंदर से। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक वर्ड है जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। आपने एम्बर के बारे में तो सुना होगा, एम्बर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है जिसको। एम्बर वर्ड से ही हमारे पास करंट आया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीक वर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट वैसे कुछ नहीं है, ये एक्चुअली अब की बार टॉपिक कटा हुआ है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक आयरन की रोड होती है और उसको उसके नीचे 2 गोल्ड की फॉइल या गोल्ड के लीफ अटैच कर जाते हैं, फिर उसको करंट दिया जाता है आयरन की रोड को, और फिर वो आयरन की रोड उसमें डिफ्लेक्शन होता है गोल्ड की लीफ में, और वो हिलती डुलती है। तो वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताती है, और ये बताती है कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि ये करंट को मेजर करती है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। तो ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है। इस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया इसमें गोल्ड की लीफ यानी गोल्ड की जो पत्ती होती है उनका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। उसके बाद हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है, तो चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज लिया जाता है। पॉइंट चार्ज हम चार्ज लेंगे ए एंड बी, तो इसमें जो ए एंड बी है ना, उसमें ए एंड बी का अगर हम साइज़ इनका डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि हम इसको और छोटा कर देते हैं, तो इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर हम इसको डिक्रीज़ कर देते हैं तो इनके बीच में जो साइज़ होगा इनका वो तो सेम रहेगा, पर अगर हम इनको छोटा कर देते तो ये डिस्टेंस इनका और बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर होता है, यानी कि वो ऐड किया जा सकता है। इसमें कोई वेक्टर या फॉर्म या कोई भी ऐसा लो नहीं लगेगा चार्ज को ऐड करने में, ये सिंपली ऐड होता है। चार्ज हमेशा सिंपल ऐड होता है। या जो हम चार्ज देंगे जैसे कि हम चार्ज देते हैं Q1 Q2 -Q3 -Q4 एंड Q5। अब मैंने माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज हमेशा पॉजिटिव में हो सकता है और कभी नेगेटिव में भी हो सकता है, तो हम इसमें सिंपली ऐड करेंगे Q1 + Q2 -Q3 -Q4 + Q5। तो उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है कि जो चार्ज होता है वो सब हमेशा एक वोल नंबर में आएगा, वो कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आएगा ना ही डेसिमल में आएगा, वो हमेशा एक वोल नंबर में आएगा। चार्ज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, पर हम कभी ये नहीं बोलते 1/2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम ये बताता है कि जो चार्ज आता है वो हमेशा वोल नंबर में आता है। दूसरा ये कहता है कि जो इट इज़ डिफाइंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सब्सटेंस का, यानी क्यू जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्यों वो क्या होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास होती है ई, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी कि एन है कोई वो इंटीजर है और उसका मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तीसरा होता है, चौथा हमारे पास आता है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है और वो क्लोज होता है। हम इंडक्शन कैसे कर सकते हैं उसमें, बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन, ये आगे हम टॉपिक इसी चैप्टर में। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जैसे क्यों मैं बताता कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि जो इसमें ई है वो इसकी वैल्यू होगी -1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यही होती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बताता है कि वो हमेशा एक वूल नंबर में आएगा। जो चार्ज होता है वूल नंबर में आएगा, ना तो कभी फ्रैक्शन हो सकता और ना ही वो एक पॉइंट और ना तो वो पॉइंट में आ सकता, यानी कि वो डेसिमल में कभी भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जैसे कि मैंने पढ़ा है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज होना प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है पर वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। उसके बाद हम चार्ज होना न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, तो इसके ऊपर चार्ज हमेशा जीरो होगा, यानी कि न्यूट्रल चार्ज होगा इसके ऊपर। तो मास ऑफ एन न्यूट्रॉन, इसके ऊपर मास तो जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मास होगा, इसका मास सिमिलर होता है प्रोटॉन से, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10 1.6785 इंटू 10 की पावर -27। तो अगर हम इनमें डिफरेंस करें तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद होता है हमारे पास प्रोटॉन का, उसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास सबसे कम होता है। उसके बाद अगर हम इसमें चार्ज के कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो प्रोटॉन का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10 की पावर -19। उसके बाद न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी का ही है, ये सबसे ज़्यादा बार वो उसमें बोर्ड में पूछा गया है, एसबीएसई और सीबीएसई के बोर्ड में। तो इसमें कहा गया कि अगर हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है तो उसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बताना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमें पता है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो Q=NE, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है। तो ये चार्ज है और इंटीग्रल मल्टीपल है बेस यूनिट ऑफ चार्ज का। तो सबसे पहले तो हमें तो गिवन क्या करना है, हमें निकालना क्या है, तो हमें Q की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद हमें N की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमारे पास N की वैल्यू है नहीं, और E की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो हमें पहले N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो सबसे पहले मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। तो मोलिक्यूल्स किसी भी निकालने का मोलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो हम इसमें पानी के ही नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हम इसमें वाटर के ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, गिवन मास बाय मोलर मास। तो सबसे पहले तो हम गिवन मास निकालेंगे। तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो गिवन मास हम वाटर को, अगर हमारे पास कोई मास नहीं दिया होता तो हम उसको मान लेते हैं कि वो 250 ml होता है, क्योंकि आप कभी भी देखना कोई भी पानी की बोतल होगी तो वो 250 ml से ना तो नीचे मिलेगी, ना 250 ml से कभी भी नीचे नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा मिल सकती है, उससे नीचे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मिनिमम वाटर वॉल्यूम होती है किसी भी वाटर बॉटल को फिल करने की। तो सबसे जो हम मानते हैं सबसे पहले कि जो वाटर का जो वॉल्यूम होगी, यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम होगी वो 250 ml होगी। उसके बाद हम इसको 250 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता वॉल्यूम और इसका मास का, इसको हम लिख सकते हैं 250 ग्राम भी, तो 250 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद मोलर मास ऑफ H2 हमारे पास कितना है 18, क्योंकि देखो मोलर मास हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन तो से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में ऑक्सीजन का हमारे पास मास होता है 16, तो ये आ जाएगा 18। तो जब हम 250/18 करेंगे तो आ जाएगा 13.6 मोल। उसके बाद हम इसके मोलिक्यूल्स निकालेंगे, मोलिक्यूल्स ऑफ H2। तो इसकी जब इसको डिवाइड करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स आया है, तो डिवाइड करने के बाद तो 13.6 मोल आया है, तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O आ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें N निकालेंगे, N की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, N की वैल्यू हमारे पास आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही होंगे, इसलिए हम उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास N आ जाए। हमारे पास वो इंटीजर आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के साथ। तो हम इसमें सबसे पहले N की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास मोलिक्यूल्स की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास मोलिक्यूल्स की वैल्यू है। उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं वो निकालेंगे, किसमें H2 में। तो ठीक है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालेंगे, तो H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन H2, और फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन के हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 8। अगर दो हाइड्रोजन है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो इसमें देखो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन H2 के इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं और ऑक्सीजन के इसमें 8 है। तो अगर हम H2 को निकालेंगे तो इनका हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वाटर के अंदर होते हैं वो 10 होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनकी वैल्यू इक्वल टू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 13.6 है। तो ये हमारे पास N की वैल्यू आ गई। तो Q=NE, हमें तो चार्ज निकाला था और N की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो Q=N, N की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 13.6 इंटू E की वैल्यू हमारे पास हमें पता होती है, जो हमारे पास E की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 माइनस इंटू 10 की पावर -19, तो ये हमारे पास E की वैल्यू होते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा कि एक कप वाटर के अंदर हमारे पास कितने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू ले देते तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो हमारे पास अब ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास ये हमने इलेक्ट्रॉन का लिया था। तो अगर हम पॉजिटिव लेते तो प्रोटॉन का हो जाता, अब ये नेगेटिव है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो जाते, तो ये भी H2 भी 10 आ जाता। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास सोल्व। तो ठीक है, चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये टॉपिक अभी हमारे पास 12th क्लास में नहीं आया है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है वो नहीं होती, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी एक छोटी यूनिट होती है जो कि क्वार्क होती है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हमारे पास फील्ड है उस चैप्टर का मेन टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या कहता है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो व्हेन टू चार्ज ऑफ डिफरेंट
व्हेन टू चार्ज ऑफ डिफरेंट साइन, यानी कि जब दो पॉइंट चार्ज दूसरे अलग अलग साइन के, यानी कि हम 2 पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम Q1 और एक मान लेते हैं हम Q2। यहाँ पे Q1 पॉजिटिव, यहाँ पे Q2 नेगेटिव है, तो ये अपोजिट साइन है और ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट चार्ज है। हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो उसमें हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो Q1 एक पॉइंट चार्ज और Q2 भी एक पॉइंट चार्ज है, जिनको डिस्टेंस एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा गया है, या हम इसको एक मान लेते हैं ये एक आर में रखा गया है, यानी कि ये एक रेडियस में रखा गया है इनको। तो जब इनको रखा गया है तो इसने वो कहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और या फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगी जब इनमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन जब होगी जब इसमें एक पॉजिटिव होगा, दोनों सेम चार्ज होंगे, तो हम इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानेंगे। जब हम इसने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, यानी कि जो एफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, यानी कि Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज तो हमने Q1 और Q2 ही माने थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रेडियस का जो स्केयर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनके बीच में जो रेडियस का स्केयर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इसको हमने आर माना था, तो इसका जो स्केयर होगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यही है कूलम्ब्स लॉ। तो जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्केयर इंटू में के यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यही है कूलम्ब्स लॉ। तो इसकी हम एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, व्हेन टू पॉइंट मास चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस। तो पॉइंट मास चार्जेस हमने क्या माने थे, Q1 एंड Q2। व्हेन टू पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मास चार्जेस हम उसको बोल सकते हैं। तो पॉइंट चार्जेस हमने माने थे Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस क्या माना था, आर। हमने डिस्टेंस को आर माना था, या उसको रेडियस भी बोल सकते हैं, तो ये हमने आर माना था। व्हेन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस आर, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब अपोजिट साइन होंगे, और रिपल्सन जब होगी जब सेम साइन होंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं या रिपल्सन भी लिख सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस, देन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर द प्रोडक्ट ऑफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, वरना मैं इसको भेज दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे पास इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन होता है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इसके स्केयर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जब हम इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ई नोट होता है ये हमारे पास एप्सिलॉन नोट, और ये हमारे पास होता है वैक्यूम के लिए, मतलब जब कोई एयर प्रेजेंट ना हो। ये नोट हमें वैक्यूम को शो करता है, तो ई नोट होता है हमारे पास एप्सिलॉन नोट, और जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हमारे पास, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फिक्स होती है, ई नोट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जो कि होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो हमारे पास के की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि के की वैल्यू हम ई नोट की वैल्यू से निकाल सकते हैं, जो कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है, और के हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है 1 कोलाम। जैसे कि हमें पता है कि कोलाम चार्ज की ऐसे यूनिट होती है, तो जो 1 कोलाम होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कोलाम के इक्वल। तो आज हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, कल मैं आपसे इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा कोलाम्स लो के, फिर हम आगे चलेंगे।